कई चयनित अभ्यर्थी थे जिनको एक झटके में सरकारी फैसले से उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। आप लोग कैसे इसको डिफेंड कर रहे थे इस पूरे मामले को कोर्ट में? कि जब सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स के बीच में, तो सरकार को ये इंक्वायरी रिपोर्ट में भी ये पक्ष लाना चाहिए एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल उसी समय हो सकता है कि जब दूध और पानी में डिफरेंस नहीं आ सकता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर और 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वे कब से नौकरियों पर फिर से बहाल? ये पिटिशनर्स और जितने भी अपॉइंटीज़ हैं वो भी हलफनामा दायर करके ये कहेंगे कि अगर उनकी कहीं भी संलिप्तता सामने आती है कोई भी रिपोर्ट में, तो वो बाध रहेंगे उस रिपोर्ट से भी और ये कोर्ट के आदेश से भी। सरकार की तरफ से जो वकील थे है ना, जो सुनवाई के दौरान मौजूद थे, क्या उनका मूल एक तो आधार क्या था? चूँकि जिस तरीके से सरकार ने एक झटके में एक फैसला लिया और तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई, तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान, बहस के दौरान उनके द्वारा कोई आधार या मजबूत आधार या कोई तथ्य ऐसा जो रखा गया हो, अगर आप बता सकते हो। कि उन्होंने समय मांगा क्योंकि आज ये मैटर अर्जेंटली लिस्टेड था और सुबह फाइलिंग नंबर पे लिस्टेड थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से इसको रजिस्टर्ड नंबर किया गया। रजिस्टर्ड नंबर के बाद 3:30 बजे सुनवाई हुई। सरकारी वकील साहब जो भी अपेयर किए उसमें उन्होंने समय मांगा अपना हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह, इसलिए उनको 3 सप्ताह ग्रांट की गई। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। 20 अगस्त आज तारीख, और इस तारीख को एक बड़ा फैसला आया है कोर्ट से, हाई कोर्ट से। दरअसल 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो पूरा मामला था, एफओसीओ का जो मामला था, वो पूरा मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। लगभग आधे घंटे 45 मिनट के आसपास बहस हुई। बहस के बाद फिर एक फैसले आए और उस पर कहा गया कि स्टे लगा है। अंदर क्या कुछ हुआ था उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की तरफ से 2 प्रबुद्ध वकील थे, कुमार हर्ष सर थे और साथ ही सुरेन सर थे। इन दोनों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बहस क्या हुई, सुनवाई के दौरान क्या हुआ और जो फैसला आया है, जो स्टे लगा है, उसका मूल आधार क्या था। सर, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। जब ये बातचीत हुई तो आप लोगों ने किस तरीके से उसको, आप लोग क्या काउंटर कर रहे थे, किस आधार पे आप लोग कह रहे थे कि नहीं, इस पर स्टे नहीं लगना चाहिए? देखिए, हमारा इसमें इंटरवेंशन फाइल करने का एक ही सोल पर्पस था, क्योंकि हमारे एक पहले रिट पिटिशन पहले डिसमिस जो हुई थी वो अपील में पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस कोर्ट में, और उसमें सब्जेक्ट टू द आउटकम का ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 11 से 13 जेपीएससी का हुआ है, वैसा आदेश पारित हुआ था। और हमारे जानकारी में यही कि अपॉइंटमेंट लेटर में वो केस का हवाला भी नहीं दिया गया था इनके, और बाकी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो एलपीए में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। और इसी बात को देखते हुए जो भी आंदोलन वगैरह स्टूडेंट्स कर रहे थे, और उसके बाद जो झारखंड सरकार का जो आदेश पारित हुआ जिसमें रद्द किया गया, उसको पिटिशनर्स लोगों ने चैलेंज किया था। हम लोगों ने आइटम 8 और 9 से संबंध रखते हैं, क्योंकि 11 से 13 जेपीएससी में हम लोगों ने इंटरवेंशन फाइल किया था और उस पर हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हमें भी सुनना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स जो नहीं सेलेक्ट हो पाए इस पूरे प्रकरण में, उनको बगैर सुने आदेश ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने जब आज ही दोपहर में फाइलिंग करा, ऑनरेबल कोर्ट तक वहाँ पर आई पिटिशन जो हमारा सुनवाई के लिए कोर्ट ने हमें सुना, और सुनने के बाद जो आदेश पारित किया आपकी जानकारी में आई चुकी है। सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया गया है इसमें जवाब दाखिल करने के लिए, और 15 सितंबर का नेक्स्ट सुनवाई का तारीख दी है। सरकार ने जो फैसला लिया ना कि तमाम परीक्षाएं, 22 परीक्षाएं लगभग रद्द कर दी गई, कई परीक्षाओं पर जो है वो सीआईडी की जांच बिठाई गई है। कई चयनित अभ्यर्थी थे जिनको एक झटके में सरकारी फैसले से उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। आप लोग कैसे इसको काउंटर कर, मतलब आप लोग कैसे इसको डिफेंड कर रहे थे इस पूरे मामले को कोर्ट में, मतलब किस आधार पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कहता है कि जब सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स के बीच में, तो सरकार को ये इंक्वायरी रिपोर्ट में भी ये पक्ष लाना चाहिए एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल उसी समय हो सकता है कि जब दूध और पानी में डिफरेंस नहीं आ सकता है। अगर आप डिफरेंस कर सकते हैं तो उन अभ्यर्थियों को बाहर करिए, या जो गैरकानूनी रूप से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको आप बाहर कर सकते हैं। यहाँ सरकार ने कैंसिल करने का काम किया है, पूरा एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का काम किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के लाइट में जो जजमेंट्स है वो ये कहता है कि आप सेग्रीगेशन नहीं कर सकते टेंटेड और अनटेंटेड में, तो ये बात कोर्ट के समक्ष में भी आनी चाहिए और वो इंक्वायरी रिपोर्ट में भी आनी चाहिए। मेरा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल मानना है, मैं कोई एस्पेक्ट में हो रहा, राज्य सरकार के द्वारा ऐसा मजबूत कोई पक्ष नहीं रखा गया कि जो उसको डिफेंड करता हो। तो मुझे आउटसाइड कोर्ट एज ए सिटीजन, नॉट एज ए एडवोकेट, में बोल रहा हूँ कि कोर्ट के समक्ष में भी राज्य सरकार को ये पक्ष लाना चाहिए था और मजबूती से अपने फैसला को डिफेंड करना चाहिए था। वो कोर्ट में नहीं दिखा। राज्य सरकार, आपने पक्ष पूछा कि वजह क्या था हमारा इंटरवेंशन करने का। ये करप्शन की जो बातें हम लोग यहाँ सुनने में जो आ रहा है, उससे पहले की जो बात है वो रूल बाईपासिंग की है।
जो एलपीए में हलफनामा जेपीएससी ने भी दायर करा है। एलपीए क्या सर, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लेटेस्ट पेटेंट अपील है जिसमें रिट पिटीशन पूर्व में दाखिल हुआ था पूरे 11 से 13 जेपीएससी को ध्वस्त करने के लिए। उस पिटीशन के तहत उसमें एलपीए में जो अपील में जो जेपीएससी ने हलफनामा दायर किया था उसमें उन्होंने स्टैंड ही लिया है कि कानून हमारा पालन होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि हमारे पास लेक्चरर्स 10 साल से अबव वाले नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने कम एक्सपीरियंस वाले टीचर से इनके एग्जामिनर के तौर पे जांच कराया है। और अपने हलफनामा में उस बात से चूके हैं कि किस तरीके से किस कानून के तहत में एक प्राइवेट एजेंसी को आपने स्कैनिंग के लिए दिया और पीडीएफ जनरेट करके ऑन स्क्रीन मार्किंग करा, वो रूल्स में नहीं है। और रूल्स में नहीं होने के कारण जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर का जो कोडिंग करने का जो पावर है वो एक कंप्यूटर एजेंसी को आप लोगों ने दिया। ये बात उनके एलपीए हमारे एलपीए में और उनके काउंटर में वो चीज़ दिखता है। इसी कारण से हम लोगों ने आज इसमें हलफनामा अपना दायर किया इंटरवेंशन करने के लिए, क्योंकि हमारा ये जो केस एलपीए का है इससे भी प्रभावित होगा, क्योंकि जिस बात को लेकर के हम लोगों ने दर्शाया और वो रूल बाईपासिंग का पहला है और रूल बाईपास होने के कारण से ही करप्शन की बातें आ रही है। तो इसी बात को हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष रखा। ठीक, ये एक सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से जो वकील थे, है ना, जो सुनवाई के दौरान मौजूद थे, क्या उनका मूल एक तो आधार क्या था? चूँकि जिस तरीके से सरकार ने एक झटके में एक फ़ैसला लिया और तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई, तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान, बहस के दौरान उनके द्वारा कोई आधार या मजबूत आधार या कोई तथ्य ऐसा जो रखा गया हो, अगर आप बता सकते हो। ये आप ही बताइए। नहीं, उसमें सीधा सीधी यही है कि आज चूँकि उन्होंने समय मांगा, क्योंकि आज ये मैटर अर्जेंटली लिस्टेड था और सुबह फाइलिंग नंबर पे लिस्टेड थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से इसको रजिस्टर्ड नंबर किया गया। रजिस्टर्ड नंबर के बाद 3:30 बजे सुनवाई हुई। सरकारी वकील साहब जो भी अपेयर किए उसमें उन्होंने समय मांगा अपना हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह, इसलिए उनको 3 सप्ताह ग्रांट की गई। अगली सुनवाई कब होनी है? 15 सितंबर को होगी। 15 सितंबर को होगी। अब एक चीज़ समझिएगा कि अगर रूल्स वायलेट हो रहे हैं, जैसे हमारे भाई कह रहे थे सुभाष जी, रूल्स जब वायलेट होती है ना तो करप्शन का चांसेस बढ़ जाता है। और जब यह दिखाया जा रहा है कि नियम को धज्जी उड़ा दिया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है, तो करप्शन होना ही होना है। लेकिन जब पक्ष रखा जाता है तो वो ऑर्डर के तरीके से देखा जाता है कि ऑर्डर के अंदर क्या है, क्योंकि हर चीज़ का एक करने का तरीका होता है। अगर कानून देखता है तो ये देखता है कि वो तरीका सही था कि नहीं था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, तो उसका अनुपालन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये सारे पक्ष को राज्य सरकार को लाना पड़ेगा अपने हल्फनामा में कि वो किस तरीके से पक्ष रखी है और किस तरीके से उसने पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का काम किया है। ये एक कन्फ्यूज़न सीडीपीओ को लेकर भी है कि इस पूरे मामले में क्या सीडीपीओ पर भी स्टे लग गया है, क्या है? थोड़ा अगर क्लैरिटी अगर आप देखिए, इसमें सिंपल है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिक्टेशन दिया है, हालांकि फाइनल ऑर्डर जो नेट पे अपलोड होगा उससे हम लोग ज़्यादा ज्ञात हो पाएगा हम लोग को, लेकिन डिक्टेशन पे यही था 5404 जो है उसको स्टे किया जाता है पिटिशनर्स और पिटिशनर से समकक्ष यानी सिमिलरली सिचुएटेड के। तो पिटिशन जो आपका आइटम 7 था वो आपका एफएसओ के लिए था, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए, और आइटम नंबर 8 और 9 जो है वो संबंध रखता है 11 से 13 जेपीएससी के लिए। तो इसी कारण से अगर जो स्टे और पिटिशनर और समकक्ष की बात करेंगे तो एफएसओ और 11 से 13 जेपीएससी का ही समझ पड़ता है। ये अगली बार मतलब सरकार को 15 दिनों का समय दिया गया है। अभी जो स्टे लगा है, क्या ये सीडीपीओ माफ़ कीजिएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर और 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वे कब से नौकरियों पर फिर से बहाल होंगे? देखिए, बहाल होने का काम तो राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार इसमें ज़्यादा अच्छा से जवाब दे सकता है, हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट्स हैं। हम लोग हमें भी अपना कोई भी ग्रीवांसेस रहता है हम सरकार को कहते हैं, और सरकार नहीं मानती है तो हाई कोर्ट में हम आते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय ये आ जाता है कि जब राज्य सरकार के द्वारा ये विषय आ रहा है तो उसको हलफनामा में सारी चीज़ों को अच्छे से सेट ऑफ ऑर्डर में लाना पड़ेगा कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट कि वो क्यों ये कैंसिल कर रही है। तो एक चीज़ पूरे मोटी अगर अब मैं निकाल के देता हूँ कि अच्छा, एक और पक्ष और आ रहा था कि कोर्ट में मौखिक रूप से ये भी बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि ये जो हलफनामा है ये पिटिशनर्स और जितने भी अपॉइंटीज़ हैं वो भी हलफनामा दायर करके ये कहेंगे कि अगर उनकी कहीं भी संलिप्तता सामने आती है कोई भी रिपोर्ट में तो वो बाध रहेंगे उस रिपोर्ट से भी और ये कोर्ट के आदेश से भी। तो ये जो है ये इंटरिम प्रोटेक्शन है, ये कोई फाइनल एडजुडिकेशन अभी तक नहीं किया गया है। ये इंटरिम प्रोटेक्शन के रूप में वो नौकरी आगे कर सकते हैं अगर सरकार इसको मानती है। अगर एलपीए में चैलेंज करना चाहती है तो सरकार का विवेक के ऊपर है, उसके विवेकाधिकार और विशेषाधिकार का विषय बनता है।
इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि वो नौकरी में वापस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मतलब हम टेक्निकल पहलू से समझना चाह रहे थे कि जब स्टे लगा तो नौकरी में बहाल होने का रास्ता एक तरह से साफ हो जाता है क्या? अगर अगर स्टे लगा है तो हो जाता है, लेकिन उस हर चीज़ जो भी रिट पिटिशन है या कोई भी लिटिगेशन है वो ऑलवेज सब्जेक्ट टू अपील होता है। तो अगर अपील करना चाहती है राज्य सरकार तो स्वतः स्वविवेक उसके ऊपर में विशेष अधिकार है कि वो अपील कर सकता है। कोई भी ऐसा राज्य सरकार हो, चाहे हम हो, चाहे और कोई भी लिटिगेंट हो, वो कर सकती है। तब वो उसमें ये कह सकती है कि डिलिबरेटली वो कोर्ट के आदेश का अनुपालन इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो अपील में गई हुई। बहुत शुक्रिया सर। ये तमाम दो वकील थे जो हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की तरफ से बहस कर रहे थे। हमने कोशिश की कि दोनों ही पक्ष यानी कि हस्तक्षेप याचिकाकर्ता और दूसरा पिटिशनर की तरफ से जो थे याचिकाकर्ता थे, उन दोनों लोगों के तथ्य को या जो सुनवाई हुई उनके द्वारा दिए गए तमाम आधार को, वो दोनों ही तथ्य जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाए एज इट इज़ जैसे कोर्ट में हुआ। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।